नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि हम पहले एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके दो वीडियो बना रखे हैं दोस्तों। आई होप आप उसे देखे होंगे और आपके जो एग्जाम है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है ऑब्जेक्टिव को लेके, और मेरी जो रेगुलर क्लास चल रही है, अगर थ्योरी की जो क्लास है वो दोस्तों रेगुलर चल रही है। कल से आपके लिए जो टाइम टेबल बन गया है, मॉर्निंग में आपको बेसिक के लेक्चर मिल जाएंगे यानी 10 से 11 के मिड में, और दोस्तों आपको इवनिंग में 4 बजे के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कल से आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की क्लास प्रॉपर मिलेगी। अभी तक क्या था कि रैंडम चल रहा था, कुछ दिनों तक इलेक्ट्रिकल चला, कुछ दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक्स। सही फ्रेंड्स। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों शेयर करें। तो जैसा कि आज का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो उपकरण विद्युत प्रवाह का पता लगाता है उसे कहते हैं। यानी कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसका पता लगाता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों विद्युत प्रवाह का, यानी कह सकते हैं धारा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, विद्युत धारा प्रवाह का। विद्युत धारा प्रवाह का क्वेश्चन होना चाहिए था, विद्युत धारा। सही है, आप इसको सही कर लीजिएगा। विद्युत धारा प्रवाह का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज मेजर करता है। रियोस्टेट एक प्रकार का वेरिएबल रजिस्टर होता है, जबकि वाट मीटर की बात है तो पावर को मेजर करता है। तो दोस्तों यहाँ का ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि अमीटर जो होता है वो वोल्टेज करंट को मेजर करता है, धारा को। लेकिन अगर बात करें इसमें अमीटर ऑप्शन नहीं है तो ये दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी हम करंट को मेजर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 0 केल्विन पर, ठीक है, इंट्रिंसिक अर्धचालक पदार्थ किस तरह व्यवहार करता है। मीन्स इंट्रिंसिक का मतलब होता है दोस्तों शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक 0 केल्विन पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर लीजिए या 0 केल्विन कर लीजिए, दोस्तों अर्धचालक किस तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए, एज ए इंसुलेटर कुचालक की तरह व्यवहार करता है दोस्तों। सही है, जैसा कि हमने बताया था अगर कि 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे कुछ अलग तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर 0 से 300 केल्विन के मिड की बात करें दोस्तों, अर्धचालक तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर बात करें सुचालक यानी कंडक्टर की तरफ कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बिहेव करता है, जब हम 300 केल्विन यानी 300 केल्विन की ऊपर की बात करते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें सेल्सियस में तो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर की बात करते हैं तो जो हमारा जो इंट्रिंसिक शुद्ध अर्धचालक है वो कंडक्टर की तरफ व्यवहार करता है। सही, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीओटी इकाई है। तो दोस्तों आपको यह समझ में आ रहा होगा कि बीओटी क्या है। बीओटी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दोस्तों एक बीओटी बराबर होता है किलोवाट। सही दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 1 किलोवाट आवर, यानी लिख सकते हैं 1 बीओटी इक्वल टू 1 बीओटी, बीओटी इक्वल टू 1 बीओटी इक्वल टू दोस्तों हो जाता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है। सही दोस्तों, जो बीओटी है दोस्तों, बीओटी का आपको फुल फॉर्म अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। सही दोस्तों, तो जैसा कि बात करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर दोस्तों, सुपरपोजिशन अध्यारोपण में किस पर लागू नहीं होता। देखिए दोस्तों, सुपरपोजिशन आपको थ्योरम बताया था मैंने कि सुपरपोजिशन थ्योरम पहली बार तो अप्लीकेबल फॉर किसके लिए है दोस्तों, लीनियर तथा बाइलेटरल के लिए होता है अगर पूछा जाए। लेकिन बात कर रहा है इसके द्वारा किस पे लागू नहीं होता, करंट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसके वोल्टेज कैलकुलेशन नहीं हो सकता, पावर कैलकुलेशन। दोस्तों आपको पता है कि करंट और वोल्टेज का कैलकुलेशन हम सुपरपोजिशन के अंतर्गत करते हैं, थ्योरम के अंतर्गत, लेकिन पावर का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। पावर का कैलकुलेशन सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं होता, तो इसीलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जर्मेनियम अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर मोबिलिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं कि जर्मेनियम की मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी का मतलब है
मूविंग एबिलिटी, मतलब किसकी ज़्यादा मूविंग एबिलिटी होती है जर्मेनियम अर्धचालक में। तो दोस्तों बात करें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करें तो 38, ऑप्शन नंबर ए सही है। सही दोस्तों, अगर वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी पूछ रहा है जर्मेनियम में तो 38 होगा, लेकिन बात करें जर्मेनियम में होल्स की मोबिलिटी, दोस्तों ये सही होगा। होल्स के कंडीशन में होल्स की मोबिलिटी है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, होल्स। सही दोस्तों, होल्स लिख सकते हैं आप, यानी होल्स की मोबिलिटी अगर बात करें, होल्स की जो मोबिलिटी होती है 18, कहीं कहीं आपको ये 1900 देगा, ये दोस्तों ये आपको 300 कई एग्जाम में देता रहता है 3900, तो आपको टेंशन लेना है अगर इसमें देखा जाए 39। अगर बात करें यहाँ दोस्तों दो क्वेश्चन आप चीज़ें और नोट कर सकते हैं, जो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड है, तो दोस्तों ये होता है सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन की मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। सही दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। और दोस्तों मोबिलिटी ये क्या है, मोबिलिटी की यूनिट होती है, कई बार इंपॉर्टेंट दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं आप कि मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड होता भी होता है दोस्तों, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में ज़्यादा यूज किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड है, इसका मतलब सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि 2400 मतलब 2400 वाट खपत करता है जब 120 वोल्ट की सप्लाई जुड़ा है। यानी कोई दोस्तों मान लो हीटर है, ये हीटर की कॉइल है, सपोज कर लीजिए हीटर की कॉइल है और इसको हमने जोड़ा है कितने 120 वोल्ट से, कितने जोड़ा है 120 वोल्ट से। सही है, यानी हमने इसको जोड़ा है 120 वोल्ट से, ये दिया है 24 यानी 2400 वाट। सही दोस्तों, 2400 वाट का हीटर है और 120 वोल्ट की सप्लाई जुड़ा हुआ है, तो पूछ रहा है कि सप्लाई कितनी खपत होगी, मतलब कहने का मतलब रेजिस्टेंस पूछ रहा है। दोस्तों आर बराबर फार्मूला आपको पता है कि आर बराबर अगर बात करें फार्मूला जो होता है वी स्क्वायर अपन पी होता है, वी स्क्वायर अपन पी। तो दोस्तों इजिली आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस फार्मूले से इजिली कर सकते हैं। तो बात करें हम वोल्टेज की 120 है, 120 इंटू 120 कर लेंगे आप, 120 इंटू 120 अपान कर लेंगे दोस्तों 24। सही है, 2400 यानी 2400। दोस्तों बात करते हैं 20 से 20 यहाँ कट कर सकते हैं, अभी आता है 24, तो दोस्तों 12 2 आएगा और दोस्तों ये आएगा आपका 6। सही, अब देख रहे 12 से 6 दुना के 12 दोस्तों, 12 दूना 24, 2 से 12 को काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है। सही है, यानी कि एक विद्युत हीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए अगर 2400 वाट खपत करता है, मतलब 2400 वाट का हीटर है और 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा गया है, तो कितने उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 6 ओम। सही दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्ट्रीट लाइट्स में बल्बों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों स्ट्रीट लाइट जो सड़कों किनारे लाइट होती है, आप इसको उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। सही है, ये क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट में जो प्रयोग किए जाने, कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ फोटो डायोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। से स्ट्रीट लाइट में बल्बों को किस क्रम में, दोस्तों समांतर क्रम में ऐड करते हैं, क्योंकि वोल्टेज समान चाहिए होता है। सही है, ये दोस्तों यूज किया जाता है समांतर क्रम में स्ट्रीट लाइटों को। सही है, आगे देखते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का नी वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो गैलियम आर्सेनाइड क्या होता है, एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। कैसा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। से दोस्तों अगर बात करें सेमीकंडक्टर दो भागों में बांटा गया था, एक तो एलिमेंटल, दूसरा कंपाउंड। गैलियम आर्सेनाइड को लिखते हैं दोस्तों Ga, गैलियम आर्सेनाइड As। गैलियम आर्सेनाइड का नी वोल्टेज, तो दोस्तों नी वोल्टेज होता क्या है, नी वोल्टेज बोलते हैं, जैसे हमने बोला फॉरवर्ड वाइस में, जब जिस पे जो हमारी डिप्लेशन लेयर जीरो हो जाती है और वहाँ से करंट बढ़ना स्टार्ट करती है, उसे ही बोलते हैं दोस्तों नी वोल्टेज। इसे वी के प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि गैलियम का जो गैलियम आर्सेनाइड का जो नी वोल्टेज होता है दोस्तों 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है। लेकिन अगर बात की जाए जर्मेनियम की तो 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन की बात करें तो 0.7 वोल्ट होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं, सिलिकॉन के लिए ये होता है। सही दोस्तों, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है। सही दोस्तों, और गैलियम आर्सेनाइड की बात करें तो 1.1 वोल्ट होता है। ये दोस्तों आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो डेटाबेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती हैं, तो इसको आपको 100% लर्न ही करना पड़ेगा। इसके लिए और कोई आपके लिए ट्रिक नहीं है। सही दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक आदर्श गैस नहीं है। सही दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, आदर्श गैस नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें हीलियम, ब्रोमीन, आर्गन, नियॉन, दोस्तों आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं आदर्श गैस की, यानी जिसको नोबल गैस बोलते हैं, तो जो आवर्त सारणी होती है उसके जीरो ग्रुप में, जो जीरो ग्रुप होता है उसमें आपको मिल जाएगा हीलियम, दोस्तों हीलियम मिल जाता है He, सही है, हीलियम मिल जाएगा आपको, उसके बाद नियॉन मिल जाता है, सही दोस्तों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद आता है आर्गन, फिर ठीक है क्रिप्टॉन, सही दोस्तों, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन। तो कई सारे ऐसे हैं जो जीरो ग्रुप में आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, ये सभी हमारे होती हैं अक्रिय गैस हैं, जिसको आदर्श गैस बोलते हैं। तो दोस्तों ये पूछ रहा है आदर्श गैस नहीं है, तो दोस्तों हीलियम भी है, ऑर्गन भी है, नियॉन भी है, जैसा कि मैंने बताया ब्रोमीन हमारी आदर्श गैस नहीं होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है एक तापन एलिमेंट मतलब हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग करने के सबसे उपयुक्त पदार्थ है। तो आपको पता है जो कॉपर होता है एक कंडक्टर होता है, सही दोस्तों, चांदी की बात करें ये भी कंडक्टर है, नाइक्रोम भी, एल्युमिनियम भी एक कंडक्टर होता है दोस्तों, प्योर कंडक्टर होते हैं, शुद्ध धातुएं होती हैं। लेकिन नाइक्रोम बात करें दोस्तों एक एलॉय होता है। और यहाँ से दो क्वेश्चन बात करें कि नाइक्रोम अगर हीटिंग एलिमेंट के लिए, जैसा आपको जानते हैं हीटर जो होता है, हीटर में जो कॉइल लगी मतलब तार होता है, हीटर का तार दोस्तों होता है नाइक्रोम का। यहाँ दो क्वेश्चन दोस्तों और बात समझ लीजिए, नाइक्रोम क्या है, एलॉय होता है, क्या होता है दोस्तों, एक एलॉय, सही है, एलॉय होता है। तो अगर बात करें इस पे टेम्परेचर, एक क्वेश्चन और पूछता है कि कौन से ऐसे एलॉय हैं जिसमें टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो दोस्तों ये नाइक्रोम हो गया, ठीक, कांस्टेंट टेटन हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे हमारे एलॉय होते हैं जिसपे मतलब हमारे जो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके ताप पर कोई ज़्यादा प्रभाव, इसके रेजिस्टेंस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक, सही दोस्तों। तो हीटिंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एयू, देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, सही, एयू का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे एयू से कंफ्यूज नहीं होना है, एयू का मतलब है एंगस्ट्रॉन यूनिट का मान होगा, एक एंगस्ट्रॉन, आप पढ़े होंगे दोस्तों एक एंगस्ट्रॉन। ये देखिए क्वेश्चन ऐसे ही फंसाऊ आते हैं आपके, क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे और इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, या तो फिर क्या करेंगे वहीं हनुमान ज्ञान गुरु सागर वाला, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप देखिए एक एंगस्ट्रॉन बराबर आपने पढ़ा होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है, सही दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बात करें 10⁻⁻10 है लेकिन सेंटीमीटर है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन को हमको मैच कराना तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 10⁻⁻8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, -8 सेंटीमीटर, सही है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम क्या दिया है, ब्राउन है, सही दोस्तों, ब्राउन है, काला है, ग्रीन हरा है, सुनहरा है, गोल्ड है। तो प्रतिरोध का मान बताइए, सही दोस्तों। ये भी है, कितने बैंड हैं इसमें, 4 बैंड, कोई रजिस्टर दिया हमको, और दोस्तों ये रजिस्टर है, 4 बैंड दिया है, सही दोस्तों, और चौथा दिया है टॉलरेंस, ये दिया है सुनहरा, सही दोस्तों। तो बात करें जो हमने बताया था आपको, जो आप जैसे मेरे चैनल में पहले नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस के जितने भी वीडियो आप उसको देखिए और मेरे कलर कोडिंग वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही आसानी तरीके से मैंने बताया हूँ, आपको एकदम समझ में आएगा। बात करते हैं दोस्तों ब्राउन की, तो ब्राउन की बात करते तो आपको एक मैंने ट्रिक बताया था बीबी रॉय वाला, बीबी रॉय, आर से होता है, बीबी रॉय, सही है, ग्रेट सही फ्रेंड्स, इतने में काम हो जाने वाला है। तो देखिए 0 1 2 3 4 और ये 5, सही है, क्योंकि ज़्यादा बैंड नहीं था हमको ध्यान नहीं देना। देखिए पहला कलर है ब्राउन, तो दोस्तों ब्राउन का मतलब बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन, सही है। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टेबल पूरा दिखाया गया है, सही दोस्तों। तो देखिए ब्राउन है, तो ब्राउन के लिए आप कलर कौन सा रखेंगे, 1, उसके बाद दोस्तों काला, ब्लैक के लिए 0, इनटू क्या करना होता है, थर्ड वाला जो बैंड होता है, थर्ड वाले बैंड के लिए मल्टीप्लायर 10 की पावर में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करा के। और दोस्तों तीसरा ग्रीन, तो देखिए 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5, सही फ्रेंड्स, 10 की पावर 5, यानी इसका मतलब हो जाएगा इसको अब जब ओम है तो इसको इक्वल टू करेंगे दोस्तों, तो आप आ जाएगा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ओम।
आपको पता है 10⁶ को ओम को लिख सकते हैं 1 मेगा ओम। सही दोस्तों, 1 मेगा ओम। अब बात करें टॉलरेंस की, तो देखिए टॉलरेंस गोल्ड के लिए ±5% होती है, जबकि सिल्वर की बात करते हैं तो 10% होती है। आई होप समझ में आया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड बाइस में जंक्शन का अवक्षय परत की चौड़ाई होती है। दोस्तों डिप्लेशन लेयर आप जानते हैं कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जो आपस में कनेक्ट करते हो, जब आप पीएन जंक्शन बनाते हो, ऐसे पीएन जंक्शन जब बनाते हैं आप, तो आपको पता है कि पीएन जंक्शन में आधे भाग में होल्स होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं, ऐसे होल्स होते हैं। देखिए दोस्तों पी टाइप में होल्स होते हैं, और बात करें कि एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही दोस्तों, पी टाइप में होल्स होते हैं, मेजोरिटी ग्रुप में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, और माइनॉरिटी ग्रुप में एन टाइप में क्या होते हैं दोस्तों, होल होते हैं। सही है, ये हमारा है एन टाइप। तो देखिए दोस्तों डिप्लेशन लेयर कैसे बनती है कि जब जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूंकि इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, सोचते हैं पी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस होल्स के साथ इस होल्स को भर देते हैं, जिससे ये न्यूट्रलाइज उदासीन हो जाते हैं, जिससे ये परत यहाँ पे बन जाती है। इसी को बोलते हैं दोस्तों डिप्लेशन लेयर, यानी अवक्षय परत। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर। दोस्तों ये डिप्लेशन लेयर ऐसी उदासीन परत होती है। सही है। अगर दोस्तों बात करें फॉरवर्ड बाइस, तो फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, जब पी को प्लस से जोड़ देते हैं बैटरी के, और एन को माइनस से जोड़ देते हैं। सही दोस्तों, तो देखिए इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर से जाएंगे और होल्स इधर से पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, तो ये इसको रिपल इधर करेगा, और इसको इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल करेगा, तो जो देखेंगे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। सही दोस्तों, तो फॉरवर्ड बाइस में जंक्शन की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया ना, क्योंकि देखिए जो करंट होती है पॉजिटिव चार्ज, होल्स भी पॉजिटिव, इसको रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन भी इधर से फ्लो होंगे, निगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पहले से निगेटिव में मेजोरिटी ग्रुप, तो इसको इधर प्रेस करेंगे तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है एक तार का रजिस्टेंस आर ओम है। सही दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, अब ध्यान दीजिए। कह रहा है एक तार का रजिस्टेंस आर ओम है, उसे खींच कर 2 गुना कर दिया जाए। सही दोस्तों, यानी हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ऐसा। सही है, इस कंडक्टर की जो लेंथ दिया है दोस्तों, वो दिया है, रेजिस्टेंस दिया है आर ओम है। सही है, इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है आर ओम है। कह रहा है इसको खींच कर दूना कर दिया जाए। सही दोस्तों, ऐसा। अब क्या कर दिया गया, इसको दूना मान लो कर लिया गया, थोड़ा बड़ा ज़्यादा बन गया, कोई बात नहीं। सही, इसको दूना कर दिया, तो देखिए इसका रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, तो 2R हो जाएगा, यानी 2 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी आपको फार्मूला पता है, अगर आर बराबर बात की जाए, फार्मूला आपने पढ़ा है रो एल बाई ए। सही फ्रेंड्स, रो एल बाई ए। तो ये दोस्तों नॉर्मल कंडीशन की रेजिस्टेंस था, लेकिन जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आर डैश निकाल लीजिए आप, आर डैश निकालेंगे, यानी जब खींच के बड़ा करेंगे, तो दोस्तों अब खींच के बड़ा किए तो क्या हो गया है, यानी एक तार था उसको खींच के लंबा कर लिए, तो जो उसकी लंबाई थी वो हो गई 2L। सही फ्रेंड्स, अपान रो ऐसे ही रहेगा। सही है, 2L। अब दोस्तों जैसे बात करें हम कि जब आप इसको लंबा खींचेंगे, लंबा करेंगे, तो जो इसकी एरिया है, जो ये है एरिया, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, ये एरिया दोस्तों, एरिया हाफ हो जाए, आधा हो जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों तार तो वही था, तार को जब आपने खींचा तो एरिया कम हो गई। तो दोस्तों आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी हो जाएगा आर डैश इक्वल टू रो 4L हो जाएगा, 4L बाई ए। सही फ्रेंड्स, बात करें अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और दोनों को देखेंगे दोस्तों, तो जब सॉल्व करेंगे तो जो आपकी चालक का जो प्रतिरोध है लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, तो दोस्तों लंबाई भी 4 गुनी हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। सही दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रॉम 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये देखिए रो से रो कट जाएगा। सही, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगी, लेंथ बचेगा, ये देखिए 4। सही है, तो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4R। सही है, अब इसको कर देंगे तो आ जाएगा ऐसे R अपान R डैश, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अब जब यहाँ सॉल्व करेंगे, जैसे आपका आ जाएगा ऊपर क्या बचा, इसके लिए L1 मान लीजिए, और यहाँ हो गया हमारा 4, तो अब इसका मल्टीप्लाई इसे कराएंगे, तो दोस्तों जो आपका चार नया तार है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी R डैश बटे R कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3 प्रतिरोध जो प्रत्येक 5 ओम का है। सही है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 प्रतिरोध जो प्रत्येक 5 ओम का है, उसको स्टार कनेक्शन में जोड़ा गया है। यदि डेल्टा में बदल दिया जाए तो उसका
प्रतिरोध कितने ओम के होंगे। दोस्तों ऐसा कुछ है, स्टार कनेक्टेड है, सही है। स्टार कनेक्शन क्या होता है, यानी तीनों वायर को एक पॉइंट पे जोड़ दिया ऐसे, दिस इज स्टार कनेक्शन, ठीक है। यानी एक स्टार कनेक्टेड है और प्रत्येक कितने हैं, ये भी 5 ओम का है, सही है, ये भी 5 ओम का है और ये भी 5 ओम का है। और दोस्तों इसको कह रहा है कि आप इसमें किसमें बदलो, डेल्टा, ऐसा कुछ आपको डेल्टा दिखता है, ये है डेल्टा। पूछ रहा है जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों कितने ओम के पर, ये जो पर रेजिस्टेंस है कितने ओम के होंगे। तो देखिए आपको मैंने बताया था ट्रिक, फार्मूले वाइज चलेंगे। तो देखिए फार्मूले वाइज क्या करेंगे कि आप इसको ही डेल्टा सपोज के लिए ऐसे मान लेंगे, डेल्टा है ये, सही है। तो ये जब वैल्यू मान लीजिए ये R1 निकालना है, ये AR1 निकालनी है, एक एक निकालना है आपको, मान लीजिए AR1 निकालना है, ठीक है। तो जब R1 निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता, मैंने क्या बताया था एक ट्रिक, कि सारे जितने भी हैं उनका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, सही है। क्योंकि हमने बताया था जब फार्मूला पढ़ेंगे तो नॉमिनेटर सेम। दोस्तों जो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे जो भी थ्योरी के क्लास है आप उसको अटेंड करिए, इसी आपको मज़ा आने वाला है ऑब्जेक्टिव करने में, नहीं तो आपको समझ बहुत कम आने वाला है, सही दोस्तों। तो बात करने की, आप मेरे सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, सही है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, सही दोस्तों। तो ये दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, बात करें 5 5 25 25 प्लस 25, यानी कहने का मतलब दोस्तों इतना हमें करना ही नहीं है। आप यहाँ ध्यान दो, 3 प्रतिरोध 5 ओम के हैं, स्टार में कनेक्टेड हैं, यदि डेल्टा बदलना है। अगर ये बात ध्यान दे लीजिएगा आप कि अगर स्टार में कनेक्टेड है आपको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों डेल्टा में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक काम करना, अगर सेम प्रतिरोध हो, सभी 5 5 5 हों, तो डेल्टा में 3 इंटू आर कर दीजिए, 3 इंटू आर। तो 3 इंटू आर का मतलब है 3 इंटू आर का मतलब दोस्तों 5 ओम, कितना है 5 ओम, दिस इजकल टू हो जाएगा दोस्तों 15 ओम, सही है। यानी सीधे जो भी रेजिस्टेंस दिया है उसका 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कब, जब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो तब। जब आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करते हो तो ध्यान देना है अगर सेम रहे तब। अगर दोस्तों अगर सेम नहीं है तो आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जो भी फार्मूला आपको हमने बताया था। अगर ये हमने बताया ए है और ये बी है और ये सी है, तो आर ए बी अगर निकालना हो आपको, अगर बात करें आर ए बी, ठीक है, अगर आर ए बी चाहिए तो मैंने आपको बता रखा था कि जब आपको आर ए बी चाहिए, स्टार से कनेक्ट करना है, तो क्या करते थे, आर ए, सही दोस्तों, हमने बोला था ये निकालने, तो इसके आसपास जो भी आर ए है, आर बी है, आर ए प्लस आर बी प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, आर ए इंटू आर बी, अपान में क्या करना था कि जो रेजिस्टेंस इसके अपोजिट, अगर ये आर्म निकालना है, आप ये वाली आर्म निकालना है, तो इसके अपोजिट में जो है ये है, यानी आर सी, सही दोस्तों। ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप हमारे वीडियो प्रीवियस के वीडियो में देखेंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। एक अच्छे फ्यूज तार का कौन सा गुण होना चाहिए, एक अच्छे फ्यूज तार में क्या गुण होना चाहिए। देखिए फ्यूज क्या होता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो फ्यूज होता है उसको फेस वायर में, लाइन वायर में लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है, फेज वायर को किसमें, फ्यूज वायर को किसमें लगाते हैं। एक तो आपका तार फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल। तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिए, हमेशा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज को हम लगाते हैं, अगर बात करें हम फ्यूज की, दोस्तों फ्यूज को लगाएंगे हम कहाँ, फ्यूज को लगाएंगे दोस्तों लाइन वायर में, यानी फेज में लगाते हैं। पहला क्वेश्चन। अब पूछ रहा फ्यूज तार है तो उसके क्या गुण होना चाहिए, गलनांक कुछ होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस। ऐसा होता नहीं दोस्तों, अगर हाई गलनांक होना चाहिए तो दोस्तों गलेगा ही नहीं, जिससे हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं भी फॉल्ट नहीं आएगा। दूसरा, अगर उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ये सही है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो फ्यूज का वायर जो होता है बहुत पतला लगाया जाता है, क्योंकि जिससे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, पतले तार का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और न्यून गलनांक, उसका गलनांक बहुत कम होना चाहिए कि कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो, करंट ज़्यादा हो, हीटिंग जब भी बढ़े तो पहले लोड को क्षति पहुंचाए से पहले ये जो फ्यूज वायर है वो गल जाना चाहिए और सर्किट को ब्रेक कर देना चाहिए। जो फ्यूज वायर हम यूज कर रहे हैं, ऐसे फ्यूज वायर अगर है तो इस फ्यूज वायर को ब्रोकन हो जाए और जिससे हमारी बच जाए, तो इसलिए क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यवहारिक डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है। देखिए
यहाँ दो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक तो पूछेगा आइडियल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अगर आपसे आइडियल पूछता है तो दोस्तों जीरो लगाना है, शून्य लगाना है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से पूछा जाए तो फॉरवर्ड वाइज में बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। और दोस्तों यही अगर व्यवहारिक जो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस पूछता है तो बहुत ज्यादा होता है। सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया दोस्तों, वायर गेज का उपयोग किस चालक का क्या मापते हैं, किसी चालक का क्या नापते हैं। अगर कोई मान लो कंडक्टर है मेरा, तो इस कंडक्टर का आप क्या नापते हो वायर गेज से। वायर गेज में आपने देखा होगा SWG, एक होता है SWG, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। सही दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो जैसे कि टेक्नीशियन वाले ज़्यादातर यूज करते हैं वायर का मेजर करने के लिए, तो क्या मेजर करते हो, कह रहा है कि डेंसिटी मेजर करते हो, वायर का व्यास मेजर करते हो, उसकी एरिया मेजर करते हो, ऑल दी अबव। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, वायर गेज द्वारा हम वायर का व्यास मेजर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ चुका है यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर पूछे वायर गेज का प्रयोग करके क्या मेजर करते हो, तो वायर का व्यास मेजर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वोल्ट के आर पार 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पावर कंजप्शन कितना होगा। देखिए 100 एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, यानी 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, यानी 100 वोल्ट से, कितना 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। सही फ्रेंड्स, तो पूछ रहा है कि जो पावर कंज्यूम, यानी ये जो रेजिस्टेंस है कितना पावर कंजप्शन करेगा पावर। तो दोस्तों फार्मूला आपको पता है, P बराबर I स्क्वायर R। तो दोस्तों यहाँ करंट निकालनी पड़ेगी, वैसे भी लगा सकते हैं करंट निकाल के, लेकिन दोस्तों एक और फार्मूला आपको पता है कि V स्क्वायर अपान P होता है, V स्क्वायर अपान R पावर बराबर। तो दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, हमें करंट नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक और फार्मूला होता है I बराबर P बराबर I स्क्वायर R। सही है, जब करंट की बात करता तो दोस्तों ये लगाते हैं, जो कि वोल्टेज दिया हुआ है, तो इसको कर देंगे क्या 100 इंटू 100 अपान आर कितना दिया 20, ठीक है 25, 20 5 100 होता है, और 5 से 100 का गुणा कराओगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 500 वाट। सही है, यानी कितना पावर कंजप्शन होगा 500 वाट। ये सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के सिलिकॉन क्रिस्टल पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से फ्री होने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये इतना डीपली क्वेश्चन पूछ देता है, तो दोस्तों लड़के देखिए बात क्या है कि सब लोग को नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग कर ले जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादा क्वेश्चन फंसता कौन है, जो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, मतलब थोड़ा सा घुमा देता है। वही क्वेश्चन एक मॉडरेटर बॉयज में, लड़के में जो एक मध्यम वर्ग का होता है लड़का, जो मीडियम पढ़ने वाला होता है, और एक ज़्यादा एक्सेलेंट लड़का होता है, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि वो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान में रखता है। और जो लोग नॉर्मली, तो सब लोग एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मली सब लोग करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है तो जो बहुत मेहनत किया है वही कर पाता है और सिलेक्शन वही लेता है। रियलिटी यही है, जो हार्ड वर्क करता है दोस्तों वही सिलेक्शन लेता है। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे आपको पता है कि कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल रहता था, सिलिकॉन 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 पूरा रहती थी हमारी। अगर बात करें सिलिकॉन की, अगर ऐसे ही रख लीजिए कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, अगर हम बात करें सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो दोस्तों सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक बात ध्यान दो आप कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितनी एनर्जी पड़ेगी। सही है, ये है सिलिकॉन का क्रिस्टल। सही है, और हमने मान लिया कोई भी पेंटावेलेंट मिला देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर पेंटावेलेंट मिलाते हैं पंच संयोजित तत्व, तो मैंने मान लीजिए आर्सेनिक मिला दिया, आर्सेनिक। तो दोस्तों आर्सेनिक आपने मिलाएगा, इसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जबकि इनके बाहरी कक्षक में 4 होते हैं। तो सिलिकॉन 4 इसके साथ कोवेलेंट बना लेगा, जबकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है। तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से फ्री नहीं होता है, इसको पूर्ण रूप से फ्री कराने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो दोस्तों कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो दोस्तों 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलिकॉन के लिए 0.05 बहुत ही कम वोल्टेज, इतना वोल्ट चाहिए होता है इसको पूर्ण रूप से फ्री करने के लिए। वैसे नॉर्मली लगता है फ्री है, लेकिन इसको अपना ऑर्बिट पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए, एकदम फ्री होने के लिए, कि आराम से ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए दोस्तों 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जर्मेनियम के लिए बात करें तो दोस्तों अगर जर्मेनियम में आपको क्वेश्चन पूछ दे तो जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं आप। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर।
देखिए दोस्तों, नोडल एनालिसिस लगाते हैं, केसीएल पढ़ते हैं, केसीएल की तरह नोडल एनालिसिस होती है। किसी भी नोड पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी सर्किट रेजिस्टेंस में अक्रॉस हम क्या करते हैं, करंट फाइंड कर लेते हैं। सही दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन दे देता, सही है, ये हमारा कोई कई सारे जो पैसिव एलिमेंट हैं, इसमें एक्टिव एलिमेंट भी 2 लगा दिया है। सही दोस्तों, अगर सपोज करिए ये हमारा आर है रेजिस्टेंस, पूछे कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही आई, तो दोस्तों इसको फ्लो करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सुपर पोजिशन भी लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस लगाते हैं। यहाँ कोई वी ए वोल्ट मानते हैं और दोस्तों इसको क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ वी ए फाइंड कर लेते हैं, जिसके बाद हम कोई भी करंट यहाँ करंट डिवाइडर लगा के लगा देते हैं। दोस्तों नोडल अप्लाई किसके लिए, प्लेनर नेटवर्क, नॉन प्लेनर। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए प्लेनर क्या होता है। देखिए कोई भी सर्किट है, इसमें क्रॉस ऐसे रेजिस्टेंस दे सकते हैं। सही दोस्तों, तो ये हमारा प्लेनर होता है। लेकिन नॉन प्लेनर क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे हमारे ये कोई सर्किट रेजिस्टेंस है, इसमें अगर ऐसे रेजिस्टेंस दिए हैं, ऐसे, सही फ्रेंड्स, ऐसे दिया है रेजिस्टेंस, अगर इसमें क्रॉस कोई रेजिस्टेंस अगर जुड़ा गया है दोस्तों, इसको बोलते हैं नॉन प्लेनर सर्किट नेटवर्क। ये होता है नॉन प्लेनर, जिसमें सीधे सीधे अगर लगा हुआ है, इसे बोलते हैं प्लेनर। तो दोस्तों ये बात करते हैं, नोडल एनालिसिस हमेशा प्लेनर नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, नॉन प्लेनर के लिए नहीं यूज करते। सही दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है, वक्र मतलब कर्व है। तो दोस्तों देखिए, ओम का नियम जो पढ़ा आपने कि ओम का नियम होता है V समानुपाते I। सही दोस्तों, तो आपको पता है ओम का नियम हमेशा लीनियर एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। दोस्तों दिया ऑप्शन अति परवलय, परवलय, त्रिकोणीय या रेखी। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर होगा, रेखी होगा। सही है, कुछ ऐसा ओम के नियम का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो कुछ ऐसा दोस्तों खींचा जाता है, क्योंकि R जो होता है, सही है, अब ये आई होता है, ये वी होता है, तो समानुपाती बढ़ता है एक रेशियो में। तो दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालकता कितनी परसेंट। देखो तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। कह रहा है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन की है, तो उसमें 1 डिग्री का, सिलिकॉन का 1 डिग्री टेम्परेचर आप इंक्रीज करा रहे हो, यानी 1 डिग्री इंक्रीज करा रहे हो टेम्परेचर, तो कितनी परसेंट चालकता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये 8% बढ़ जाती है। सही दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर सिलिकॉन की बात करें कि सिलिकॉन का आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज कराते हो, कितना इंक्रीज कराओगे, अगर आप सिलिकॉन का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 8% उसकी जो चालकता होती है बढ़ जाती है। जबकि जर्मेनियम की बात करें तो दोस्तों जर्मेनियम में 6% बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। सही है, अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, देखिए, किस प्रमेय द्वारा एक्टिव नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले बात पढ़ते हैं, सर जी ये एक्टिव नेटवर्क क्या होता है। एक्टिव नेटवर्क, देखिए, एक्टिव नेटवर्क का मतलब होता है जहां पे कम से कम मिनिमम 2 या 2 से अधिक एक्टिव सोर्स यानी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हों, उसे एक्टिव नेटवर्क कहेंगे। सही है, चाहे वो करंट सोर्स हो सकते हैं 2 से 3, 3-4, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, तो उसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दोस्तों ये कौन सा थ्योरम था कि कोई भी हमारे कई सारे जो हमारे वोल्टेज सोर्स हों और कई सारे हमारे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट रहती थी, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम क्या करते थे, एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते थे। थ्योरम कौन सी थ्योरम थी दोस्तों, बात करें तो दोस्तों वो थी थेवेनिन थ्योरम। यानी थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है यानी एक्टिव नेटवर्क है, उसमें उसको क्या करते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में बदल देते हैं जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस हो। दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, थेवेनिन थ्योरम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके जितनी भी वीडियो हैं दोस्तों उसको जरूर देखिए, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाई गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ ग्रेफाइट। देखिए तो दोस्तों फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है कि जैसा हमने बताया था कि अगर बात करें कंडक्टर केस में, दोस्तों ये होता है हमारा कंडक्शन बैंड, और ये होता है हमारा बैलेंस बैंड।
तो दोस्तों अगर इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर कंडीशन में बहुत ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में मिड में होता है, कंडक्टर इंसुलेटर के मिड में होता है। अगर बात करें कंडक्टर की दोस्तों, तो कंडक्टर में ओवरलैप होता है, एकदम जीरो होता है। तो एनर्जी गैप यहाँ पे पूछ रहा है, कंडक्टर में आपका सोना, चांदी, एल्युमिनियम जो भी हो सकता है, उससे कंडीशन में फॉरबिडन गैस जीरो होगा। अगर हम बात करें कि दोस्तों ग्रेफाइट क्या है, तो दोस्तों ग्रेफाइट भी एक कंडक्टर होता है, तो जीरो, लेकिन दोस्तों इसका जीरो से भी कम होता है, कितना, माइनस में। कितना दोस्तों, माइनस में होता है, -0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस प्रमेय द्वारा एक्टिव नेटवर्क को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए, एक्टिव नेटवर्क अभी हमने बताया आपको कि एक्टिव नेटवर्क का मतलब है जहां पे मिनिमम 2 या 2 से अधिक आपके करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। एक अगर सोर्स लगा है उसको हम एक्टिव नेटवर्क नहीं बोलते। दोस्तों एक्टिव नेटवर्क है उसको करंट सोर्स में, तो आपने एक पढ़ा होगा कि जो हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट रहता था, उसको एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर देते थे, अगर ये हमारा लोड है, ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करते थे जिसमें सिर्फ एक करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हो। दोस्तों इसे क्या बोलते थे, नॉर्टन थ्योरम। तो दोस्तों नॉर्टन थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, यानी नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्टिव नेटवर्क को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके पैरेलल रेजिस्टेंस होता है। सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा दोस्तों एन टाइप सेमीकंडक्टर में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, यानी इंप्योरिटी के रूप में किसे मिलाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें दोस्तों, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, बोरान जो होता है वो ट्राइवेलेंट होता है। बोरान की अगर बात करें तो दोस्तों बोरान के बाहरी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। हम एल्युमिनियम की बात करें तो इसके ये भी ट्राइवेलेंट होता है। अगर हम गैलियम की बात करें दोस्तों तो ये भी ट्राइवेलेंट होता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है वो पेंटावेलेंट होता है, मतलब इसके बाहरी कक्षक में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ कंपोनेंट दैट अलाउज ओनली यूनिडायरेक्शनल करंट टू पास थ्रू इट इज, मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो धारा को एक दिशा में फ्लो कराता है, यूनिडायरेक्शनल बनाता है, एक दिशी। तो दोस्तों आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा वीडियो देखेंगे कि जब बात करें रेजिस्टेंस तो दोस्तों इसका क्वालिटी यूनिटी, इंडक्टर की बात करें, ट्रांसफार्मर बात करें दोस्तों, बात करते हैं डायोड की। तो अभी कल ही हम लोग अपने आपको पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर देखेंगे आप, तो हमारा थ्योरी का लेक्चर, उसमें दोस्तों हमने बताया आपको कि जो डायोड होता है, डायोड की विशेषता होती है यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब धारा को एक दिशी बनाता है। सही दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आएगा। पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं, यूनिडायरेक्शनल होता है, इसका रेक्टिफिकेशन में यूज करते हैं एसी को डीसी बदलने के लिए। सही दोस्तों, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी तंतु बाइलेटरल नहीं है। तंतु मतलब फिलामेंट कह सकते हैं, या फिर इसको एलिमेंट कह सकते हैं दोस्तों, एलिमेंट। तंतु नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पर, एलिमेंट। सही दोस्तों, एलिमेंट, इसको आप सही कर सकते हैं, तंतु। निम्न में से कौन सा तंतु बाइलेटरल नहीं है। तो दोस्तों एलिमेंट कौन सा बाइलेटरल नहीं है, रेजिस्टेंस जो होता है ये बाइलेटरल होता है, इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, ये बाइलेटरल नहीं होता, इसमें यूनिलेटरल होता है। इसमें धारा का चालन एक ही दिशा हो सकता है, दोनों दिशाओं से नहीं होता। दोनों दिशाओं से अगर धारा हो रहा है चालन तो उसे बोलते हैं दोस्तों बाइलेटरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए चाकू को किस एंगल पर रखना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि सर जी ये तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन दोस्तों ये यूपीपीसीएल यानी यूपी आर्विनल में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। ये आपकी जो टेक्नीशियन एग्जाम है, टेक्नीशियन में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में, कि अगर किसी केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए चाकू किस एंगल पर रखना पड़ता है। तो दोस्तों आपको 20 डिग्री मिनिमम को ये क्वेश्चन रखना है, 20 डिग्री से कम। सही है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 प्रतिरोध जो प्रत्येक आर ओम के हैं डेल्टा में कनेक्टेड हैं, यानी फिर वही क्वेश्चन है दोस्तों कि अब की बार इसने क्या किया, डेल्टा कनेक्टेड है। सही है, देखिए ये आपके 3 प्रतिरोध हैं, ये भी आर और दोस्तों ये भी आर दिया है। 3 प्रतिरोध हैं जो कि डेल्टा में कनेक्टेड हैं। और बात करें जब हम इसको स्टार में कनेक्ट करना है, हमको किस में कनेक्ट करना है, स्टार में। आपको पता है स्टार कैसे बनता है, ऐसे देखो, ऐसे। ये हो गया हमारा स्टार, 3 पॉइंट। तो पूछ रहा है पर जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम के होंगे। तो देखिए अगर हम बात करें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखिए जो फार्मूला होता है, अगर हम बात करें इसको मान लो आर ए है, क्या मान लेते हैं दोस्तों, आर ए। जब आपको आर ए फाइंड करना होता है तो कैसे फाइंड करते हो, देखिए बता दे रहे हैं आपको। अगर दोस्तों इसके अंदर ही मान लीजिए हमने बना दिया स्टार कनेक्शन, ऐसे सपोज कर लो मान दिया,
सही दोस्तों। तो मान लीजिए ये हमारा आर ए है, क्या है आर ए। तो दोस्तों देखिए अगर आपको ये आर ए फाइंड करना है तो ये वाला इसके अगल बगल जो आस पड़ोस में ये लेफ्ट और राइट के जो रजिस्टेंस है दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, यानी आर इंटू आर अपान बट तीनों को ऐड करना है, जो भी तीनों हैं इसको निकालना है तो तीनों का एडिशन करा देना है। तो आर प्लस 3 बार तो 3r हो जाएगा, और दोस्तों आर से आर को कैंसिल कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा r/3। क्या हो जाएगा दोस्तों r/3। और दोस्तों और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन में 5 ओम दिया होता तो 5/3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों, इसको इतना टाइम आप एग्जाम में नहीं लगाएंगे। आपको ध्यान देना जब भी क्वेश्चन, देखिए आपको बहुत हैवी क्वेश्चन देने वाला नहीं है, बड़ा क्वेश्चन छोटा इसी टाइप के क्वेश्चन देने वाले हैं, सही दोस्तों। तो अगर आपसे पूछता है कि आर ओम के प्रतिरोध डेल्टा में, डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो 1/3 कर देना, जो भी रेजिस्टेंस है उसका 1/3 कर देना है। 5 ओम होता 5/3 होता, 6 का होता तो 6/3 हो जाता। तो दोस्तों इसका आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना है दो चीजें हैं, अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हो दोस्तों तो वहां पे 3 गुना करना है, लेकिन दोस्तों अगर डेल्टा से स्टार में कर रहे हो तो आपको 1/3 करना है। कब? जब कंडीशन, कब जो कंडीशन दे कि सब रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तब। लेकिन अगर दोस्तों सेम नहीं दिया तो आपको इस फार्मूले से फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म, ये दोस्तों का क्वेश्चन आ चुका है। एमसीबी होता है मिनिमम सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर कॉपर ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट। दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ चुका है इसलिए मैंने ले लिया इसको। दोस्तों ये बात करते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एमसीबी आपके घरों में लगी होती है, सही है। और दोस्तों एक बात बताते हैं, एक होती है ईएलसीबी, इसका मॉडिफाई रूप आ गया है ईएलसीबी, सही दोस्तों। अगर बात करें एमसीबी का जो मॉडिफाई रूप है ये ईएलसीबी है, इसको मॉडिफाई इंडस्ट्री में आपको ज़्यादातर ईएलसीबी मिलेंगी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर किसी इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन की बात करें तो एमसीबी करती है, लेकिन इक्विपमेंट प्लस ह्यूमन बॉडी, यानी हम जाते हैं जब हाथ से ऑपरेट करने जाते हैं तो उसकी भी प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्लस इक्विपमेंट की प्रोटेक्शन करता है दोस्तों, उससे बोलते हैं ईएलसीबी। इसका फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए कि और आपके जो मित्र हैं उनको हेल्प हो एग्जाम के लिए, सही दोस्तों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।